Hello students, welcome to the another lecture of your surface chemistry. So जो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में. ठीक है, हमने उसमें बहुत सारे मेथड्स सीखे थे, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड देन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड. So now we are going to start with the properties of colloidal solution. And yes, before we are going to start this particular topic, I'm going to tell you something that few students are saying that I'm uploading the video very frequently, very fast, and I have to go slow, that these all things. So मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि हमारा आपके जो अक्टूबर तक हमको मिड अक्टूबर तक आपका ऑलमोस्ट आपके मिड टर्म का सिलेबस ख़त्म करना है. तो उसको ख़त्म करने के लिए आप लोगों को भी हमारी मदद करनी पड़ेगी. हम जल्दी जल्दी लेक्चर्स देखेंगे और जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. अभी हम सरफेस केमिस्ट्री में और काफ़ी टाइम से हम सरफेस केमिस्ट्री में, इट इज़ टेकिंग सो मच ऑफ टाइम. तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी टेलिंग यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी और वही इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट ओनली नेसेसरी. ठीक है, बहुत सारा एक लाइन समझाने का डिस्कशन जो है हम उसको अभी के लिए थोड़ा लिमिट कर देते हैं बिकॉज वी हैव दिस ईयर हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है इतने डिटेल में जाने का. एंड रहा सवाल नीट वगैरह का, उसके लिए हमारे पास टाइम होगा, जैसी कंडीशन होगी उस तरह से पढ़ाई की जाएगी. तो फिलहाल के लिए हम अपने बोर्ड एग्जाम्स पे फोकस करते हैं और समझते हैं और जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. और येस, वन मोर थिंग, वेन एवर आई एम अपलोडिंग वीडियो, आप लोग ऐसा मत कीजिए वीडियो छोड़ दीजिए और बहुत दिन तक आप लोग वीडियो देख ही नहीं रहे एंड देन अगेन यू स्टार्ट. अगर बहुत दिन के बाद आप स्टार्ट करेंगे तो अगेन क्या होगा, आपके लिए बहुत बड़ी एकदम हेक्टिक चीज़ बन जाएगा और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. देन अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वीडियो एंड यू पीपल ऑल्सो डोंट हैव टाइम बिकॉज आपको साइमल्टेनियसली फिजिक्स पढ़ना है, आपको साइमल्टेनियसली केमिस्ट्री पढ़ना है, आपको साइमल्टेनियसली बायोलॉजी पढ़ना है. तो अब जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है, मैथ्स लिया है, बायोलॉजी आपका जो भी ऑप्शनल है, तो उनको वो भी पढ़ना है, साथ में थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश भी पढ़ना है. ठीक है, तो आपके पास वैसे भी कम बर्डन नहीं है, तो यू स्टार्ट डिवाइडिंग योर टाइम. अपना केमिस्ट्री के लिए टाइम निकालो. अगर एक दिन में आप केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ पाते हो तो फिर अगले दिन मैथ्स बायो ऐसे करके पढ़ो. डेली टाइम डिवाइड करके आप लोग सब पढ़ाई कीजिए. ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब लेके बैठ जाइए पांचों के पांचों सब्जेक्ट, तो कुछ नहीं होने वाला. एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़िए आधा दिन करके, और पूरे दिन आप लोग घर पर हैं. ये टाइम को वेस्ट मत कीजिए, यूटिलाइज कीजिए. ठीक है, एंड येस, वन मोर थिंग, कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नीट के पीछे पढ़ रहे हैं. पहले मैं आपको बस एक सजेशन दूंगी. फर्स्ट यू गो थॉरली विद योर एनसीईआरटी बुक. एनसीईआरटी की एक लाइन अगर आपको पता है ना तो आपके लिए सारी चीज़ बहुत ईजी है. और अगर आपको एनसीईआरटी ही अच्छे से क्लियर नहीं है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. आप कॉम्पिटेटिव लेवल बैठ जाओ या कहीं भी बैठ जाओ तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. तो बिफोर यू स्टार्ट एनी अदर थिंग एनीथिंग, ठीक है, उससे पहले आपको अपना एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है. एक चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. कुछ बच्चे नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 11th की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 11th का आपको, तो मेक श्योर कि आप अपनी 11th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, आपने सब कुछ अच्छे से पूरा पढ़ लिया है और उसके बाद ही आप आगे की तैयारी करें, आगे की प्लानिंग करें. ठीक है, बिकॉज क्या होगा, इस चक्कर में आपका नीट तो निकलेगा नहीं और साथ में एनसीईआरटी का भी जो है आपका कंसेप्ट हिला डुला ही रहेगा. तो बेटर है फर्स्ट गो थॉरोली विद एनसीईआरटी. अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए. ठीक है, सबसे पहले अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक दिन है फर्स्ट डे 1, ठीक है, डे 1 अगर आप पढ़ रहे हो तो आप मान लो केमिस्ट्री पढ़ो, स्टार्ट कर दो. स्टार्टिंग से हमने जहाँ से पढ़ना शुरू किया है वहाँ से पढ़ो. आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर कंप्लीट है. ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको चैप्टर 4 से पढ़ाना स्टार्ट किया है. तो आपकी साइड से भी ये चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए. आपने जैसे भी पढ़ा है ये चैप्टर, आपके मुझे आई टोल्ड दैट दिस चैप्टर्स आर कंप्लीटेड फॉर यू. सो यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस 1, 2, 3 चैप्टर बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट है. इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सेमेस्टर में. ठीक है, एंड देन 4 जो मैंने पढ़ा है, अभी हम 5th पे चल रहे हैं. विल ट्राई टू फिनिश 6 चैप्टर आपके सिलेबस से हट चुका है तो हम इसको नहीं पढ़ने वाले हैं. 7th आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है, उसके बाद हम पी ब्लॉक एलिमेंट पे चलेंगे. एंड व्हाट ऑल गिवन इन योर बुक विल ट्राई टू, देखो ये पी जो ब्लॉक चैप्टर है, ये जो पी ब्लॉक चैप्टर है, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है. ठीक है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगेगा. ठीक है, तो हम कट शॉर्ट करके बहुत जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे. ठीक है, एक वीडियो में मैं मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी. और यस, वन मोर थिंग, वीडियो का लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स, उससे ज़्यादा मैं नहीं रखूंगी ताकि आपको भी आलस ना आए देखने में. ठीक है,
और आज से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए डेली डेली। डे 1 आप जैसे पढ़ रहे हो, आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे हो, या फिर केमिस्ट्री के साथ ले लो कुछ और सब्जेक्ट, बायो ले लो, या फिर अगले दिन आप पढ़ रहे हो फिजिक्स और अगले दिन आप पढ़ लो कुछ और, मैथ्स पढ़ लो या बायो कुछ और जो आपका एक और सब्जेक्ट हो ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, राइट, 5 ही सब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसे आप पढ़ सकते हो, डिवाइड करो और डेली डेली हर चीज पे ध्यान दो, बिकॉज दिस इज द पीक टाइम, यू हैव टू बी वेरी सीरियस, और सीरियस होकर ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिना सीरियस होकर कुछ नहीं होगा। और अभी के मैंने ऑलमोस्ट 5 से ज़्यादा मिनट मैंने ये समझाने में आपको वेस्ट कर दिए। सो आई होप आप कुछ इस बातों से कुछ समझेंगे और पढ़ाई शुरू करेंगे। नाउ विल कंटिन्यू विद व्हाट, विल कंटिन्यू ये प्रॉपर्टीज जो हम डिस्कस करने वाले थे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले अगर आपको पूछा जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो आपको बेसिकली ये लिखना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपको पता है, हमने क्लास चैप्टर 2 में पढ़ा था। ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सी देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है आपके, ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दीज आर फॉर व्हाट, दीज फोर आर व्हाट, दीज फोर्स आर योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ये, ठीक है। नाउ क्या लिखा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलाइडल पार्टिकल्स बीइंग बिगर एग्रीगेट्स। जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो आपस में मिल के बहुत बड़ा सा एग्रीगेशन बना देते हैं, ठीक है। दे आर व्हाट, बिगर एग्रीगेट्स, ऐसे सब मिलके ये एग्रीगेशन बना देते हैं, ठीक है, एग्रीगेट्स। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए कोलाइडल सोल्यूशन इज कंपैरेटिवली, अब जब हम इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखा जाए कोलाइडल सोल्यूशन में, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है कोलाइडल सोल्यूशन में, नंबर ऑफ पार्टिकल, एक एक पार्टिकल का देखें हम पूरे एग्रीगेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ कोलाइडल सोल्यूशन इज कंपैरेटिवली क्या होता है, स्मॉलर दैट एज कंपेयर टू द ट्रू सोल्यूशन। मीन्स आपके पास एक, जस्ट इमेजिन आपके पास 2 ये कोलाइडल पार्टिकल का सोल्यूशन है, ये आपका ट्रू सोल्यूशन है। तो जब हम सिंगल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करें, एक एक पार्टिकल के बारे में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में कम है, मतलब स्मॉल है, यू कैन से लेस है, rather than what, number of particles in true solution। ट्रू सोल्यूशन में ज्यादा पार्टिकल्स हैं rather than आपके कोलाइडल सोल्यूशन में। वही बोल के रखा है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोलाइडल पार्टिकल्स बीइंग बिगर एग्रीगेट्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल इन कोलाइडल सोल्यूशन इट्स कंपैरेटिवली, मतलब कम है, ठीक है। कंपैरेटिवली क्या है, स्मॉल है एज कंपेयर टू व्हाट, किसके कंपैरिजन, ट्रू सोल्यूशन के कंपैरिजन में। अभी आपको समझ में आ गया होगा। हेंस वेरियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बहुत सारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। इसीलिए हैंस वेरियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, वेरियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, I think now it is clear. Okay, now what it's written here, now the number, hence the value of the colligative properties, that is osmotic pressure, lowering in vapor pressure, ये आपने 2 में पढ़ा होगा, सॉल्यूशन वाला चैप्टर में पढ़ा होगा। 2 चैप्टर है ना, सेकेंड आपका सॉल्यूशन, उसमें पढ़ा होगा ये सब। ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आर of small order as compared to values shown by true solution at same concentration। क्या है, are of small order, इसका हैंस जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी, उनकी वैल्यू भी स्मॉल रहती है, किसके लिए, कोलाइडल पार्टिकल्स के, rather कंपेयर टू व्हाट, ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन की ज्यादा बड़ी रहती है ऑर्डर, जो वैल्यूज का जो ऑर्डर होता है ट्रू सोल्यूशन का ज्यादा बड़ा रहता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ट्रू सोल्यूशन में ज्यादा होते हैं, ठीक है। और जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बेसिकली वो डिपेंड किस पे करती है, वो आपकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो आई थिंक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गया होगा। नाउ सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, सेकेंड पॉइंट इज टिंडल इफेक्ट। आपने बहुत बचपन में से पढ़ते आए टिंडल इफेक्ट क्या होता है। नाउ हम आपको एक चीज समझाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल देखो, टिंडल इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, एक सॉल्यूशन में पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट है, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट है, आप उसमें से रे ऑफ लाइट पास कराओगे, तो जो आपको क्या होगा, आपको पार्टिकल्स रे ऑफ लाइट जब पास कराओगे तो आपको ना वो रे ऑफ लाइट विजिबल दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक फॉरेस्ट है, ठीक है, मान लो कि आपका एक फॉरेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रीज हैं, ठीक है, ट्रीज लगे हुए, और यहाँ से सन की रोशनी आती है, आप गाड़ी में जा रहे हो आपको दिखता है, तो उस सन की रोशनी के साथ आपको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स दिखते हैं, राइट। तो जो पार्टिकल्स दिखते हैं वही बेसिकली क्या है, वो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, और यही फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब इसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो बेसिकली आपको समझ में आ गया टिंडल इफेक्ट होता क्या है। अब
इसी चीज को हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट क्या है? इफ अ होमोजीनियस सोल्यूशन प्लेस्ड इन डार्क इज ऑब्जर्व इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अगर कोई होमोजीनियस होमोजीनियस सोल्यूशन मतलब क्या, जिसमें सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट, जो सॉल्यूट के आपका डिस्पर्स फेज होता है ना नॉर्मली कोलाइडल पार्टिकल के लिए, जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन में आराम से डिसॉल्व है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम होमोजेनियस सॉल्यूशन लेते हैं प्लेस्ड इन व्हाट, जहाँ पे पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, इन डार्क, जब उसको डार्क में प्लेस किया जाता है, इट इज ऑब्जर्व दैट डायरेक्शन ऑफ लाइट it appears clear, and if it is observed from direction at right angle to the direction of the beam it appears perfectly dark. See, अगर क्या लिखा है, इन डार्क, देखो होमोजेनियस सॉल्यूशन है, उसको प्लेस करके रखा है कहाँ पे, डार्क रूम में प्लेस करके रखा है, इज ऑब्जर्व इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, और वहां से कहीं से लाइट जा रही है, ठीक है। जस्ट इमेजिन इसको एक डार्क में रखा हुआ है सोल्यूशन को, होमोजेनियस सोल्यूशन को, एंड इट्स ऑब्जर्व्ड, और उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है कहाँ से, जहां से लाइट आ रही है। जैसे मान लो यहाँ पर आपने एक अंधेरे रूम में रख दिया है, ठीक है, सॉल्यूशन को अंधेरे रूम में रख दिया है। आप क्या कर रहे हो, ये आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन है, इसको आपने अंधेरे रूम में रख दिया है, ठीक है, और ये दरवाजा है अंधेरे रूम का, एंड अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो जहां से क्या आ रही है आपकी लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट तो यहीं से होगी, ठीक है, यहीं से तो लाइट आएगी, दरवाजा खुलेगा यहीं से लाइट आएगी, और आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ से, ठीक है। तो क्या है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, इट अपीयर्स क्लियर, क्या अपीयर, आपको क्या दिखेगा, ये पूरा क्लियर सोल्यूशन दिखेगा, ठीक है, क्लियर दिखेगा, क्योंकि यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, आप यहीं से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको क्लियर दिखेगा सोल्यूशन, क्योंकि होमोजेनियस में कुछ और तो मिला होता नहीं है, पार्टिकल्स आराम से डिसॉल्व होते हैं, जैसे शुगर सोल्यूशन होमोजेनियस सोल्यूशन है, ठीक है, तो आपको वैसे दिखेगा। नाउ क्या बोल रहा है, नाउ इफ इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम ए डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट ऑफ बीम। अब देखो लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है, अगर इसको ऐसे देखा जाए सीधा, जब आप ऐसे ऊपर से देखोगे तो क्या होगा, वो आपको डार्क लगेगा, क्योंकि अंधेरे रूम में तो पूरी लाइट है ना, डार्क लगेगा। Now colloidal solution viewed in the same way may also appear reasonably clear or translucent by the transmitted light. ठीक है, अब कोलाइडल सोल्यूशन को भी ऐसे ही ऑब्जर्व किया जाएगा, तो देखा जाएगा, देखो जैसे यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पे देखा जाएगा, यहाँ से लाइट पास हुई तो सेम इट इज ऑब्जर्व व्हाट, क्लियर ऑब्जर्व होगा, ठीक है, सेम, बट क्या देखा जाए, उसको ट्रांसल्यूसेंट और यू कैन से क्लियर ऑब्जर्व होगा कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने स्मॉल नहीं होते, तो वो एकदम क्लियर आर पार तो नहीं दिखेगा ना उसमें से, क्योंकि उसके सॉल्यूशन की जो पार्टिकल्स हैं वो कोलाइडल पार्टिकल फॉर्म करते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन आपका कोलाइडल जो कोलाइड्स होते हैं, नॉट कोलाइडल सॉल्यूशन, जबकि कोलाइड्स होते हैं वो सॉल्यूशन तो बनाते नहीं, सॉल्यूशन होगा तभी तो आर पार दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो बेसिकली ये क्या होता है, जो इट अपीयर्स रीजनेबली क्लियर दिखता है, और यू कैन से ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, बाय ट्रांसमिटेड लाइट, कि जो लाइट इसमें से ट्रांसमिट हो रही है उसके हिसाब से, ठीक है। बट अगर हम इसको राइट एंगल से देखें, यहां से देखें, तो क्या दिखती है, एक ब्लूइश कलर ऑफ की लाइट दिखती है, क्या दिखती है, बट व्हेन व्यूड एट राइट एंगल टू द पैसेज ऑफ लाइट, अगर हम राइट एंगल से देखें, द पाथ ऑफ द बीम इज इल्यूमिनेटेड बाय ए ब्लूइश लाइट, ऐसा लगता है कि जो बीम निकल रही है इस सोल्यूशन से वो ब्लूइश लाइट के फॉर्म में निकल रही है। एंड ये जो इफेक्ट था वो सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्व किया फेराडे ने, माइकल फेराडे, जिसके मैंने आपके बारे में पहले बता रखा है ना, जिसके बारे में मैंने बता रखा है, फेराडे, ठीक है, सॉरी गॉट डिस्प्लेस्ड, हाँ, यस, व्हाट इज रिटन हियर, कोलाइडल सॉल्यूशन व्यूड इन द सेम वे, जब कोलाइडल सॉल्यूशन को भी हमने सेम व्यू से ऑब्जर्व किया तो हमको क्या लगा, सेम हमको क्लियर एंड ट्रांसल्यूसेंट पार्टिकल्स दिखे, जैसे ऐसा लग रहा है कि क्लियर और ट्रांसल्यूसेंट जो लाइट है वो एमिट हो रही है, ठीक है, बाय ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है, ये हो रहा है। बट जब इसको हमने क्या किया, बट दे शो ए माइल्ड स्ट्रॉन्ग ऑपलेंसेस मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एक तरह की रे दिखी, व्हेन व्यूड एट राइट एंगल टू द पैसेज ऑफ लाइट, अगर इसको व्यू किया, कब राइट एंगल से व्यू किया तो एक ब्लूइश कलर की लाइट दिखी, ठीक है। एंड दिस इफेक्ट, जो ये इफेक्ट था उसको फर्स्ट माइकल फेराडे ने ऑब्जर्व किया था, ठीक है, एंड लेटर किसने स्टडी किया, एक टिंडल लाइन के साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टडी किया, एंड उन्होंने इस इफेक्ट का नाम रख दिया क्या, टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। सो द ब्राइट कोन ऑफ द लाइट इज कॉल्ड एज टिंडल कोन, और जब वो कोन बनाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल कोन। अब आप समझ रहोगे ये टिंडल कोन क्या होता है, ठीक है। सो अभी मैं आपको बताऊंगी टिंडल कोन क्या होता है, तब तक हम ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कोलाइडल पार्टिकल्स स्कैटर लाइट। ये जो टिंडल इफेक्ट होता क्यों है, ये इसलिए होता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्कैटर्ड करते हैं लाइट को इन ऑल डायरेक्शन में। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इल्यूमिनेट्स द पाथ ऑफ द बीम, और यही जो स्कैटरिंग है वही लाइट के डिफरेंट पाथ ऑफ बीम निकालती है, ठीक है, इन कोलाइडल सॉल्यूशन, और इन डिस्पर्सन मीडियम के अंदर ये डिफरेंट पाथ्स निकालती है, ठीक है।
आई थिंक अभी क्लियर हुआ होगा, ठीक है ये चीज। सो अब मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट समझाऊंगी ये कैसे किया था उन्होंने। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ एक और चीज, जो भी स्कैटरिंग होता है, ठीक है, जो स्कैटरिंग होता है, जो हमारा, पहले मैं आपको बताती हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपका एक बीकर है, ठीक है, ये आपका एक बीकर है, यहाँ पर एक लाइट फॉल हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल्स है। जब ये लाइट जाके एग्जैक्टली कोलाइड पार्टिकल पे फॉल होगी तो ये कोलाइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं इन ऑल डायरेक्शन। जब लाइट इस पर पड़ती है तो ये लाइट को लेके स्कैटर कर देते हैं ऑल डायरेक्शन में। इसकी वजह से हमको क्या दिखता है, पार्टिकल्स दिखने लगते हैं, ठीक है, विजुअल आ जाते हैं पार्टिकल्स। और यही होता है टिंडल इफेक्ट। आपने देखा होगा रोड पे जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमने गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करते हैं तो वो इस तरह की कुछ लाइट देती है, राइट, इस तरह की लाइट देती है। तो वो किसकी वजह से पॉसिबल होता है, वो होता है कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से पॉसिबल होता है। सी मिस्ट, डस्ट, ये सब क्या है, हमने पढ़ा था ना, डस्ट वगैरह सब हमने क्लास पढ़ा था यार, डस्ट वगैरह सब पढ़ा था, डस्ट, मिस्ट, स्मोक, ये ऑल आर कोलाइडल पार्टिकल्स, राइट। तो जैसे ही आप अपनी गाड़ी का हेडलाइट ऑन करते हो तो क्या होता है, ये जो रे ऑफ लाइट है वो स्कैटर्ड होता है, ये इस पे पड़ता है कोलाइडल पार्टिकल्स पे, और वो स्कैटर्ड होके इस तरह से शो करता है। तो कोई भी व्यूअर है अगर वो यहाँ पर है, जस्ट इमेजिन, तो वो समझ जाएगा कि आगे से कोई गाड़ी आ रही है। अगर जस्ट इमेजिन कोलाइडल पार्टिकल स्कैटर नहीं करते तो क्या होता, आपने गाड़ी का हेडलाइट ऑन किया और गाड़ी का हेडलाइट सीधा दिखता, जो इधर है उसको पता ही नहीं चलता कि गाड़ी आ रही है, रोड क्रॉस करने वाला उसको पता नहीं गाड़ी आ रही है, गाड़ी तो सिर्फ ऐसी चली आ रही है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकल लाइट विल गेट स्कैटर्ड, ठीक है। तो यही रीजन था उसके पीछे कि लाइट कैसे और क्यों स्कैटर्ड होती है। नाउ व्हाट इज गिवन हियर, द ब्राइट कोन। अब मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट समझाती हूँ कोलाइडल सोल्यूशन का, ये टिंडल इफेक्ट। आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो ये कोलाइडल सोल्यूशन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक रख दिया लाइट सोर्स, ठीक है, और यहाँ पर एक रख दिया है हमने कॉनकेव लेंस। क्या रख दिया हमने, कनकेव लेंस, ठीक है, कनकेव लेंस, ठीक है, सॉरी नॉट कनकेव लेंस, हमने रख दिया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्स कर देता है, दीज आर कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस, राइट। हमने कन्वेक्स लेंस रख दिया यहाँ पर। वो लेंस क्या करेगा, यहाँ से जो लाइट आ रही है, लाइट का सोर्स है जो लैंप लगा कर रखा है, तो ये आएगा इसके ऊपर फॉल पड़ेगा और ये कन्वर्स कर देगा इसको। और जब ये कन्वर्स कर देगा तो आप मान लो यहाँ पर जस्ट इमेजिन, अगर ये कन्वर्स करके जो लाइट है अगर वो पार्टिकल पे जा रही है, पार्टिकल पे पड़ रही है, तो क्या होगा, जैसे ही पार्टिकल पड़ेगी तो लाइट का स्कैटरिंग हो जाएगा, स्कैटरिंग हो जाएगा, ठीक है। एंड वंस इसका स्कैटरिंग जब हो जाएगा तो क्या होगा, यस, वंस इसका जब स्कैटरिंग हो जाएगा, ओके, वंस इसका जब स्कैटरिंग हो जाएगा, ठीक है, स्कैटरिंग हो जाएगा तो आपको ये दिखेगा। आप यहाँ पर रख लो एक माइक्रोस्कोप ले लो, अब यहाँ पर अपनी आंख लगा के रखे हो, आप देख रहे हो नीचे से, और जैसे ही इस माइक्रोस्कोप को आपको थोड़ा मूवमेंट करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा लाइट आपकी पार्टिकल पे पड़े, अनटिल अनलेस जब ये पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल, जैसे इमेजिन एक कोलाइडल पार्टिकल यहाँ पे, एक दूसरा यहाँ पे, तो जब ये लाइट आके कोलाइडल पार्टिकल पे फोकस होगी तभी आपको क्या दिखेगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और आपको एक स्टार जैसा कुछ अपीयरेंस दिखेगा। वो स्टार जैसा अपीयरेंस दिखेगा और आपको बस, आपको ये नहीं पता चलेगा क्या साइज है, आपको पार्टिकल के बारे में, कुछ कोलाइडल पार्टिकल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी, ना तो साइज पता चलेगा कुछ, बस आपको एक चीज पता चलेगी, दिखेगा कि कुछ स्टार जैसा है जो कि चमक रहा है, ठीक है, वही आपको पता चलेगा। तो ये आपकी आई थी, ये आपका, और जो ये बनता है कन्वेक्स लेंस लगाने के बाद यहाँ पे जो बनता है ये आपका कहलाता है, ये जो कोन जैसा बन रहा है, राइट, इसको बोल रहे हैं टिंडल कोन, ठीक है। तो वही बोल के रखा है, द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कोलाइडल पार्टिकल्स, टिंडल इफेक्ट इसीलिए होता है क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल है वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं इन ऑल डायरेक्शन इन स्पेस, ऑल डायरेक्शन में स्कैटर करते हैं, ठीक है। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, illuminates the path of the beam in the colloidal solution, colloidal dispersion, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये जो लाइट स्कैटरिंग लाइट है वो क्या करती है, इल्यूमिनेट करती है, ठीक है, छोड़ती है पाथ ऑफ बीम इन व्हाट, कोलाइडल डिप्रेशन, ठीक है, सॉरी डिस्पर्शन में छोड़ती है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। नाउ व्हाट ऑल द फैक्टर्स ऑन विच दिस टिंडल इफेक्ट डिपेंड्स, नाउ विल सी दैट टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर इन द सिनेमा। हम सिनेमा हॉल में जब पिक्चर मूवी देखते हैं, ठीक है, तो वो भी किसकी वजह से होता है, वो भी बेसिकली टिंडल इफेक्ट की वजह से ही होता है। टिंडल इफेक्ट पार्टिकल जो बीच में होते हैं उससे टकराती है लाइट, और लाइट टकरा के हमको वो स्क्रीन विजिबल होती है, तो टिंडल इफेक्ट। और यस, जब स्क्रीन पे हमारा लाइट डिस्प्ले होता है, हम बैठ के सिनेमा हॉल में देख रहे थे, जैसे स्क्रीन पे आता है तो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, डस्ट पार्टिकल, कुछ भी पार्टिकल्स तो प्रेजेंट रहते ही है ना, तो वो पार्टिकल्स से स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग होकर हमको विजिबल होता है वो स्क्रीन, राइट। तो यही लिखा हुआ है, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन ऑफ अ पिक्चर इन सिनेमा हॉल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट देयर, ठीक है, इसकी वजह से स्कैटरिंग होता है। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व ओनली व्हेन फॉलोइंग कंडीशन आर सर्टिफाइड, और जो टिंडल इफेक्ट है तभी होता है
जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। नंबर 1 कंडीशन क्या है, द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल, जो पार्टिकल उसमें डिस्पर्स है उसकी डायमीटर जो है वो क्या होनी चाहिए, उसकी डायमीटर इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। अब जो लाइट यूज हो रही है, जैसे मान लो कोई लाइट यूज हो रही है, उसकी जो वेवलेंथ है, लेट इट मान लो 400, ठीक है, नैनोमीटर। तो जो वेवलेंथ है और ये जो डायमीटर है पार्टिकल का, जो डायमीटर है पार्टिकल का वो इतना ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब अप्रोक्सीमेट बराबर साइज का होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है। सो वही डायमीटर ऑफ डिस्पर्स जो पार्टिकल है इज नॉट मच स्मॉलर देन दैट व्हाट, किससे ज्यादा स्मॉलर नहीं होना चाहिए, मतलब वेवलेंथ जो यूज हो रही है उससे बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए या फिर उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो जो पार्टिकल, जो डायमीटर है पार्टिकल का, डिस्पर्स फेस के पार्टिकल का, इज नॉट मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, ठीक है। एंड दूसरा ये था, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। और ये क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मेजर करता है बेंडिंग ऑफ व्हाट, लाइट। देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमको पता है, रिफ्रैक्शन आपको पता होगा, रिफ्रैक्शन अपने बड़े क्लासेस में, आप तो अभी 12th में हो तो आपको रिफ्रैक्शन आराम से पता होगा। रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, ले ऑफ लाइट आती है, फॉल करती है इसकी सरफेस पर और थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाती है लिक्विड की सरफेस में, ये होता है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या मेजर करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेजर करता है बेंडिंग ऑफ रे व्हेन पासिंग थ्रू, ये एक मीडियम था, एयर मीडियम था, ये एक मीडियम था वाटर मीडियम, ठीक है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का कितना बेंड हो रहा है वही बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो बताता है, ये जो कितना बेंड हो रहा है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ डिस्पर्स फेस, मतलब डिस्पर्स फेस मतलब आपका कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स का, ठीक है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम जिसमें कोलाइडल पार्टिकल डिसॉल्व है, उन दोनों के बीच में ज्यादा क्या होता है, डिफरेंस नहीं होना चाहिए मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज अभी अच्छे से क्लियर होगी ना। नाउ क्या लिखा हुआ है, टिंडल इफेक्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलाइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन। ये जो टिंडल इफेक्ट है वो किसके बीच में भी यूज होता है, एक कोलाइडल पार्टिकल और कोलाइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन के बीच में, कोलाइडल डिस्पर्शन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच में भी डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। एक सिग्मोंडी करके एक साइंटिस्ट थे, इन 1903 यूज टिंडल इफेक्ट टू सेट अप apparatus known as अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप सेटअप किया, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, माइक्रोस्कोप सेट किया था, apparatus बनाया था, एंड इंटेंस बीम ऑफ लाइट फोकस्ड ऑन अ कोलाइडल पार्टिकल। और उन्होंने क्या किया था, एक इंटेंस, यही apparatus, यही एक इंटेंस बीम ऑफ लाइट को फोकस किया था, कैसे, बाय यूजिंग ए कन्वेक्स लेंस, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं लिखा है बट मैं आपको बता रही हूँ, बाय यूजिंग ए कन्वेक्स लेंस। So Tyndall effect to set up by apparatus known as what, ultra microscope। और क्या किया था, an intense beam of light is focused on colloidal solution। किस पे फोकस की थी, कोलाइडल सॉल्यूशन पे फोकस की थी, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन कंटेनिंग ए ग्लास वेसल, ग्लास वेसल में कोलाइडल सॉल्यूशन कंटेन था, उसको फोकस किया था उन्होंने ब्राइट लाइट। देन द फोकस ऑफ द लाइट इज देन ऑब्जर्व विद माइक्रोस्कोप, एंड जो फोकस किया था जैसे इस पॉइंट पे, उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया था, ठीक है। उसको किससे ऑब्जर्व किया था, उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया था, कहां से, एक राइट एंगल पे ऑब्जर्व किया था, ठीक है, राइट एंगल पे, जैसे ये बीम आ रही है यहां से 90 डिग्री पे ऑब्जर्व किया था राइट एंगल पे, ठीक है, टू द बीम। इंडिविजुअल कोलाइडल पार्टिकल्स अपीयर एज ब्राइट स्टार्स। इंडिविजुअल जब वो फोकस किया, अगर कोई कोलाइडल जब कोई फोकस किया और कोई कोलाइडल पार्टिकल पे आके लाइट ने इंसिडेंट किया, तो लाइट ने क्या शो किया, एक ब्राइट स्टार जैसा कुछ अपीयरेंस शो किया, appears as bright stars against a dark background। बाकी सब कुछ डार्क और वहां पर एक ब्राइट स्टार जैसा दिख रहा था माइक्रोस्कोप पे, ठीक है। वंस जब ये लाइट फोकस होगी आपके कोलाइडल पार्टिकल पे, अब जस्ट इमेजिन आपका कोलाइडल पार्टिकल यहाँ है और लाइट यहाँ पे फोकस हो, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वहां पर आपको ब्राइट स्टार नहीं दिखेगा। तो मतलब जहां पर उनको ब्राइट स्टार माना गया दिखा और बाकी का रेस्ट बैकग्राउंड क्या दिखा उनको, डार्क, ठीक है। और ये जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप था, ये जो माइक्रोस्कोप सर ने यूज किया, ये एक्चुअली क्या था, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप था जो कोई कोलाइडल पार्टिकल के इस मेजरमेंट के लिए काम आता था, ठीक है, मतलब देखने के लिए काम यूज किया था उन्होंने। जो ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है डज नॉट रेंडर द एक्चुअल कोलाइडल पार्टिकल विजिबल बट ओनली, हाँ, ये जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है ये एक्चुअल कोलाइडल पार्टिकल को नहीं देख पा रहा है कि एक्चुअल कोलाइडल पार्टिकल क्या है, ये बस वो चीज देख पा रहा है कि जब यहां से एक सोर्स ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉल हो रही है, फोकस हो रही है एक कोलाइडल पार्टिकल में, और जब वो कोलाइडल पार्टिकल क्या कर रहा है, स्कैटरिंग कर रहा है, वो स्कैटरिंग को सिर्फ ये माइक्रोस्कोप देख पा रहा है, एक्चुअल कोलाइडल पार्टिकल को नहीं देख पा रहा है। वही लिखा है
कि ये जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है डज नॉट रेंडर द एक्चुअल कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है, डज नॉट रेंडर द एक्चुअल कोलाइडल पार्टिकल विजिबल, बट जो विजिबल मतलब एक्चुअल कोलाइडल पार्टिकल को नहीं देख पा रहा है, बट किसको देख पा रहा है, ओनली ऑब्जर्व द लाइट दैट स्कैटर्ड देम, उसी लाइट को देख पा रहा है जो इस लाइट को स्कैटर्ड कर रही है, जो वेवलेंथ, जो लाइट की जो वेवलेंथ है जो कोलाइडल पार्टिकल के पे फॉल कर रही है, जिसकी वजह से वो स्कैटर कर रहा है, सिर्फ हम स्कैटरिंग देख पा रहे हैं, वो जो कि स्टार जैसे दिख रही है। दस क्या लिखा हुआ है, दस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट, हैंस हम क्या बोल सकते हैं, जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता अबाउट व्हाट साइज एंड टाइप, क्या शेप है, क्या साइज है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। क्योंकि क्या होता है, ये लाइट सोर्स जा रहा है, कन्वर्ज होकर फोकस्ड पार्टिकल पे हो रहा है, तो पार्टिकल पे जाने के बाद जैसे इंसिडेंट हो रहा है तो स्कैटरिंग हो रही है, हमको वो स्कैटरिंग दिख रही है, हमको पार्टिकल का साइज पार्टिकल नहीं दिख रहा है एक्चुअल, इट ओनली रेंडर्स व्हाट स्कैटरिंग। तो उसकी वजह से हमको सिर्फ हमको उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता ये शेप और साइज के बारे में, ठीक है। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हमने 2 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, सॉरी 3, हाँ 2, ये टिंडल इफेक्ट थोड़ा बड़ा था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, टिंडल इफेक्ट डिस्कस कर लिया। अब हमको जो नेक्स्ट डिस्कस करना है वो है कलर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कलर भी डिस्कस कर लेंगे, तो आप लोग अभी के लिए पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।